हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं विस्कोसिटी के साथ। व्हाट इज़ अ विस्कोसिटी? सो विस्कोसिटी इज़ डिफाइंड as a property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है एक लेयर को जो कि एक पर्टिकुलर लेयर के एडजेसेंट पर्टिकुलर लेयर के ऊपर से बह रही है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए समझते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मान लीजिए कि हम एक फ्लूइड लेयर ले लेते हैं। दो फ्लूइड लेयर ले ली हमने। ये है हमारी कौन सी? एक नंबर की फ्लूइड लेयर और ये है हमारी दूसरे नंबर की फ्लूइड लेयर। ये जो एक नंबर की जो फ्लूइड लेयर है ये मान लीजिए यहाँ तक मूव कर गई। ठीक है, और ये जो फर्स्ट नंबर की जो फ्लूइड लेयर है वो सेकंड नंबर की फ्लूइड लेयर को आगे बढ़ने से रोकेगी, रेजिस्ट करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को और अच्छे समझने के लिए मान लीजिए कि हम एक प्लेट ले लेते हैं। ये एक सॉलिड प्लेट है जो कि स्टेबल कंडीशन में है, यानी कि इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, स्टेबल है। यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो होता हुआ आ रहा है, इधर। ये बेसिकली लेयर्स हैं फ्लूइड की। ठीक है, ये जो एरो हैं वो बेसिकली लेयर्स हैं। अभी इस पोजीशन पे जो फ्लूइड लेयर्स हैं वो हमारे इस प्लेट को टकराए नहीं हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो हमारी फ्लूइड लेयर है इनकी जो वेलोसिटी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज़ सेम। v जो है वो है हमारा सेम इन ऑल फ्लूइड लेयर्स। इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्या? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं। जैसे ही ये फ्लूइड लेयर्स इस प्लेट को टकराएंगी तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं इस पहली लेयर को। जैसे ही ये पहली लेयर इस प्लेट को टकराएगी तो यहाँ पे इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये फ्लूइड यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर की जो लेयर है, सेकंड नंबर की जो लेयर है, जब वो इस पॉइंट पर आएगी तो क्या होगा कि जो पहली लेयर थी हमारी वो सेकंड लेयर को रोकेगी, मतलब आगे बढ़ने से इसको रोकेगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये सेकंड रोकेगी तो ये पर्टिकुलर थोड़ा ही आगे बढ़ पाएगी, पूरा फुल फ्लैश में नहीं आ पाएगी। जैसे कि ये यहाँ पर थी वैसे नहीं आ पाएगी यहाँ पर। अब तीसरी लेयर में क्या होगा? तीसरी लेयर जो है उसको सेकंड लेयर आगे बढ़ने से रोकेगी, ऐसे ही ऊपर होता चला जाएगा। अब अगर मैं इन सारे लेयर्स को मैं अगर ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो इसको मैं कहूँगा क्या? ये जो हमारा एक छोटा सा एक कर्व टाइप का ये जो बना है, ये इसको मैं क्या कहूँगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड लेयर्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा dy, और मान लीजिए ये फ्लूइड लेयर जो है वो u प्लस du वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये वाली जो फ्लूइड लेयर है वो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इधर क्या हो रहा है कि जो जैसे जैसे हम dy को बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे हम du को वैसे वैसे हमारा du भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम dy बढ़ रहा है हमारा, वैसे वैसे du भी बढ़ रहा है। तो इधर क्या हो रहा है कि du अपॉन dy जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पोजीशन पर फ्लूइड लेयर्स की, तो इस पोजीशन पे क्या हो रहा था? इस पोजीशन पर जो du अपॉन dy था वो ज़ीरो था, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी थी इन फ्लूइड लेयर्स में वो सेम थी। मगर इधर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो थी, फिर यहाँ पर थोड़ी वेलोसिटी और बढ़ी, फिर यहाँ पे और बढ़ी, फिर और। ठीक है, अब ये जो हमारा जो बेसिकली जो कर्व है ये एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होता है। कुछ समय बाद ये जो फ्लूइड लेयर्स हैं वो हमारी बिना किसी रेजिस्टेंस के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है,
इधर इधर क्या होता है, इस पॉइंट पर du/dy जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे एक कर्व भी बनता है, ठीक है, ऐसे करके एक कर्व भी बनता है, इसको हम बाउंड्री लेयर कर्व भी कहते हैं। बाउंड्री लेयर थ्योरी में हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से। तो अभी के लिए बस इतना ही यहाँ पे ये समझना है हमें, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हम अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो ये जो विस्कोसिटी है हमारी, मैंने जो विस्कोसिटी बताई हुई, जो विस्कोसिटी है, जब ये विस्कोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाती है तो क्या होता है कि एक शियर स्ट्रेस दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में लगना शुरू हो जाता है। इसमें यानी जो टॉप लेयर है हमारी, वो लोअर लेयर पर एक शियर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है, और जो लोअर लेयर है वो हमारी अपर लेयर पर एक शियर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है। ये जो शियर स्ट्रेस होती है हमारी, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो टाउ है वो du/dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, du/dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम टाउ को कम करेंगे वैसे वैसे हमारा du/dy भी कम होगा, और जैसे जैसे हम टाउ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा du/dy भी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर इक्वल टू आ जाएगा और इधर आ जाएगा म्यू। तो ये जो म्यू होता है उसे हम कहते हैं क्या, डायनामिक विस्कोसिटी कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। du/dy को हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और टाउ को तो शियर स्ट्रेस कहते ही हैं। अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। तो यूनिट्स में सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। तो जो हमारी एसआई यूनिट है वो होती है हमारी विस्कोसिटी की कितनी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एमकेएस यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की, तो एमकेएस यूनिट होती है विस्कोसिटी की केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है हमारी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस विस्कोसिटी जो है, ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है, इस डायनामिक विस्कोसिटी में एक टर्म और हम यूज़ करते हैं जो कि है पॉइस। ये पॉइस क्या होती है, तो 1 पॉइस जो है वो होता है हमारा 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा 1 सेंटीपॉइस है वो होता है हमारा 1/100 पॉइस। तो यहाँ पर हमारी विस्कोसिटी ख़त्म होती है। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो होता है एक रेशो। किसका रेशो, रेशो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसको हम ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर न्यू, ठीक है। अब इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यू इज़ इक्वल टू μ/ρ, ठीक है। अब मैं इस म्यू की अगर मैं बात करूँ तो म्यू को मैं लिख सकता हूँ क्या, फोर्स इनटू टाइम, और रो को मैं लिख सकता हूँ क्या, लेंथ स्क्वायर इनटू मास अपॉन लेंथ क्यूब। इस लेंथ क्यूब से लेंथ स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा फोर्स इनटू टाइम अपॉन मास अपॉन लेंथ। अब अगर मैं फोर्स को ये जो फोर्स है हमारा, इस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और टाइम के जगह पर ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, और मास अपॉन लेंथ भी ऐसा ही आ जाएगा। अब इस टाइम से ये टाइम स्क्वायर कट जाएगा, और इस मास से ये वाला मास कट जाएगा। तो एट द एंड वी विल गेट लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स की। तो सबसे पहले आता है एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो एसआई यूनिट क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ये होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूँ एमकेएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो एमकेएस यूनिट भी एसआई यूनिट की तरह ही होती है, सेम ही होती है, वो भी यही होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। तो सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम एक टर्म का और यूज़ करते हैं जो कि है स्टोक। तो 1 स्टोक जो है वो होता है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर मैं बात करूँ सेंटी स्टोक की, 1 सेंटी स्टोक, तो 1 सेंटी स्टोक जो रहता है वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा 1/100 स्टोक।
तो यहाँ पर हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है ख़त्म। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोस विस्कोसिटी से रिलेटेड अगले वीडियोस मैं बहुत जल्द डालूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू।